हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मिथियारी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत इतिहास का राजपूत वंश का प्रमुख वंश कौन थे। तो राजपूत काल के जितने प्रमुख वंश थे उस सभी को हम लोग राजपूत काल के क्षेत्र विस्तार, उत्पत्ति और प्रमुख वंश थे उनके बारे में चर्चा किए थे। लेकिन विस्तृत रूप से, डिटेल रूप से राजपूत काल के प्रमुख वंश के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये देखिए कि राजपूत काल के प्रमुख वंश थे गुर्जर प्रतिहार, उसके बाद गहरवाल वंश, ठोड़ वंश, परमार वंश और एक थे यहाँ पर चालुक्य वंश या सोलंकी वंश भी कहा जाता है और चौहान वंश। तो सभी को देखा जाता है कि कौन कौन से प्रमुख वंश राजपूत काल के हैं। तो सभी के बारे में कुछ कुछ जानकारी लेंगे और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, गुर्जर जो प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार इसमें परमार वंश और उसके बाद चालुक्य वंश और एक चौहान वंश होते हैं। तो चारों चौहान वंश जो थे वो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। अग्निकुंड से 4 राजपूत का निर्माण हुआ था। एक हुआ था गुर्जर प्रतिहार, दूसरा हुआ था परमार वंश, एक था चालुक्य वंश, एक था चौहान वंश। तो इस सभी वंश के बारे में हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी। तो आपको ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि अग्निकुंड से कितने राजपूत का निर्माण हुआ था। तो 4, कौन कौन, तो प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य, PPCC। तो आप जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं राजपूत काल के प्रमुख की उत्पत्ति क्या है, क्षेत्र विस्तार क्या है, तो उसको जाकर आप प्लीज देख ले। उसके बाद इस पर आइए हम इस पर चर्चा करेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार, सबसे पहले देखिए गुर्जर प्रतिहार ये अग्निकुंड से उत्पन्न एक राजपूत वंश है। इसमें हुआ क्या, प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट वन थे। हालांकि हरिश्चंद्र होते हैं, इनके कोई कोई बुकों में देता है, लेकिन हालांकि हरिश्चंद्र नहीं है। उनकी संस्थापक कौन है, नागभट्ट वन, ये वास्तविक संस्थापक है। किनका, तो गुर्जर प्रतिहार का। हुआ क्या कि गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी उज्जैन या कनौज है। तो आपको दिमाग में बैठता होगा कि उज्जैन या कनौज किसको कहें। तो प्रारंभिक दौर में राजधानी थी गुर्जर प्रतिहार का उज्जैन था और बाद में कनौज था। तो हुआ क्या कि उज्जैन प्रारंभिक दौर पर था। जब संघर्ष करके कनौज के क्षेत्र उसने विजय पाई तो उस समय क्षेत्र विस्तार कनौज पर रखा, तो इसलिए उसकी राजधानी क्या हो गई, कनौज हो गई। तो हालांकि प्रारंभिक पूछे तो उज्जैन ही इसमें मुख्य इंपोर्टेंट है। और उसके बाद देखा गया कि गुर्जर प्रतिहार वंश के विस्तार कहाँ तक है। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश यानी आपको मिलेंगे गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में। तो गुजरात और राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश थे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के क्षेत्र थे, इसी में इनका संघर्ष था। तो गुर्जर प्रतिहार का कभी कभी विस्तार पूछता है। तो गुजरात, पश्चिम, दक्षिण राजस्थान में थे। अब होता क्या है कि उस समय नागभट्ट वन ने अरबों के आक्रमण को असफल किया था। इसका मतलब हुआ कि नागभट्ट आक्रमण के समय पहली बार मुस्लिम आक्रमण अरबों ने आए हमारे भारत पर। तो उसने क्या किया कि मोहम्मद बिन काशी ने सिंध क्षेत्र पर विजयी आक्रमण करके सफल संघर्ष करके विजयी हो गया। लेकिन बहुत सारे जैसे गुजरात थे, क्या थे, गुजरात। तो गुजरात के जो एरिया थे मैप में, वो गुजरात की सहायता से सभी पहले मुस्लिम आक्रमणों ने यानी अरबों के मुस्लिम आक्रमणों ने सबसे पहले ये चाहा कि गुजरात पर आक्रमण किए। लेकिन उस समय के शासक जो थे गुजरात के, नागभट्ट वन थे। उस समय जो है वो सभी गुजरात में मुस्लिम आक्रमणों को संघर्ष करके असफल कर उनको विजय यानी असफल करके वो जो है नागभट्ट वहां से लौटा देते थे, वापस पुनः चले जाते थे मुस्लिम आक्रमण। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नागभट्ट वन के शासक के समय गुजरात से वापस करने वाले पहला मुस्लिम आक्रमण को कौन जो है किस क्षेत्र से जो वापस करते थे, गुजरात क्षेत्र से। कौन, तो नागभट्ट वन, उस समय उस प्रमुख शासक थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद ये जो जानकारी हमको ग्वालियर के अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे होती है, ग्वालियर के अभिलेख से। अब उसके बाद हुआ कि वधश्रास के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। तो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ प्रतिहार वंश में, जिसमें पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार तीनों शामिल थे। तीनों राज्य शामिल थे। कौन कौन, पाल, राष्ट्रकूट और एक होते हैं पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, तीनों संघर्ष शामिल थे। इसके रीजन से ये बात हुआ कि जब त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ तो उसमें पहली बार जो है नागभट्ट वन को
ये नागभट्ट वन को हुआ क्या, वत्सराज ने पार्टिसिपेट सहयोग किया किसको, प्रतिहार वंश के साथ। कौन, तो वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ किस राज्य में, तो पाल राज, राष्ट्रकूट राज और प्रतिहार राज्य के बीच हुआ था, जिसमें प्रतिहार राज्य का पहली बार पार्टिसिपेट या हेल्प करने के लिए वत्सराज ने किया। उसके बाद हुआ क्या कि नागभट्ट द्वितीय ने उज्जैन से कनौज स्थापित किया। तो इसी राज्य से जब वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू किया, उसमें वत्सराज जब राष्ट्र यानी गुजर प्रतिहार को सहयोग किया, उस समय उसने क्या किया, जीत गया। उसी समय हुआ क्या कि नागभट्ट द्वितीय ने उज्जैन से कनौज पर अपना स्थापित किया। जब उसे विजय पा लिया तो उसको क्या किया, कनौज क्षेत्र पर अपना विस्तार कर लिया, जिसी रीजन से जो है दूसरा उसको राजधानी कहा जाता है कनौज। किसके समय, तो नागभट्ट द्वितीय के समय। ये भी हो गया। मिहिर भोज उस वंश का प्रमुख शासक था, एक प्रतापी वंश था, प्रतापिक शासक था। कौन, मिहिर भोज। उसने क्या किया, मिहिर भोज ने किस वंश में, तो गुजर प्रतिहार वंश में उसने आदि 12 का उपाधि धारण कर ली। कौन, मिहिर भोज ने। तो ये भी कभी कभी पूछता है कि नागभट्ट द्वितीय के समय उनकी राजधानी कौन थी, तो कनौज थी। क्या थी, कनौज। लेकिन मिहिर भोज के समय राजधानी कौन थी, तो उनका भी क्या था, कनौज ही था। क्या था, उज्जैन। यानी मिहिर भोज के समय उनकी राजधानी उज्जैन थी। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। और उसने आदि 12 की उपाधि धारण की मिहिर भोज ने, उनकी राजधानी उज्जैन थी। ये भी याद रखना पढ़ना पड़ता है। इसके बाद इस गुजर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक कौन थे, यशपाल था। तो ये भी आपको दिमाग में रखना होगा कि हाँ, गुजर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक यशपाल थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जैसे गुजर प्रतिहार वंश का पतन हुआ, तो आप मैप में आपको बताए थे राजपूत काल के, उसमें सभी मैपों की सहायता से कि गुजर प्रतिहार वंश का जब पतन हुआ, जितने भी वंश थे छोटे मोटे भारत के क्षेत्र में, सभी वंश में एक दूसरे में क्या संघर्ष हमेशा होते रहता था। और जैसे उसके बाद इसमें जब भी पतन हुआ तो इसमें गहरवाल वंश थे भारतीय क्षेत्र में, परमार वंश थे, उसके बाद चालुक्य वंश थे, या सोलंकी वंश भी कह सकते हैं, या चौहान वंश भी थे। तो हुआ क्या कि किसी का कोई हेल्प नहीं करता था, किसी के संघर्ष से कोई हेल्प नहीं करता था। इसी रीजन से गहरवाल वंश जो थे उनको एठोर वंश भी कहा जाता है। और ये बात ध्यान रखिए, गहरवाल वंश आपको पिछले वीडियो में दिखाया गया था मैप की सहायता से कि गहरवाल वंश कनौज के क्षेत्र मध्य प्रदेश के बीच में, यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में था। गहरवाल वंश वो कनौज के क्षेत्र में था। तो उस समय गहरवाल वंश के संस्थापक जो थे वो चंद्रदेव थे। क्या थे, चंद्रदेव थे। तो कभी कभी ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट व्यू, ये पॉइंट जो है बहुत इंपोर्टेंट है। कभी कभी पूछता है गहरवाल वंश नहीं देकर एठोर वंश का संस्थापक कौन थे, तो चंद्रदेव थे। ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद होता क्या है कि चंद्रावर के युद्ध 1194 ईस्वी में हुई। तो हुआ क्या, चंद्रावर के युद्ध कैसे हुई, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कि जब चौहान वंश और गहरवाल वंश के शासक थे जयचंद्र, तो जयचंद्र की पुत्री संहिता का प्रेम विवाह चौहान वंश ने किया, और चौहान वंश से दिल्ली और अजमेर पर उनका शासक थे चौहान वंश। तो इसी रीजन से दोनों में मतभेद था। जब मोहम्मद गोरी ने यानी कनौज क्षेत्र को टारगेट बनाकर अपना मोहम्मद गोरी ने उस पर विजय पाई, तो उस समय उनका सहयोग चौहान वंश नहीं दिया, क्योंकि दोनों के बीच संघर्ष मतभेद था, वैवाहिक के कारण था। इसी रीजन से हुआ क्या कि चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में जयचंद्र की हार हो गई और गोरी की जीत हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई, चंदावर की युद्ध कब हुई थी, 1194 में। किनके बीच लड़ा गया, तो जयचंद्र वहां के शासक थे और मोहम्मद गोरी, दोनों के बीच लड़ा गया। ये बात आप ध्यान में रखे रहिएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमार वंश, जो अग्निकुंड से उत्पत्ति राजपूत वंश है। तो इस परमार वंश जो है इसके बारे में कुछ देखिए जानकारी क्या लिया जाए। तो इनका संस्थापक जो थे
उपेंद्र राज थे और कृष्ण राज थे। तो अधिकांशतः एग्जाम में जब पूछता है परमार वंश का संस्थापक तो उपेंद्र राज ही होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखे रहिएगा कि परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज ही होगा और कृष्ण राज भी है, लेकिन इनका नाम उतना नहीं पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा उपेंद्र राज ही एग्जाम के व्यू से सही माना जाता है। तो कौन सही होगा? तो उपेंद्र राज ही। इसके बाद परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि परमार वंश की राजधानी क्या थी? धारा नगरी थी। ये मध्य प्रदेश में पड़ता था। तो धारा नगरी थी परमार वंश की राजधानी। वहां के प्रमुख शासक राजा भोज थे। तो राजा भोज थे प्रमुख शासक कहाँ का? परमार वंश का। लेकिन यहाँ ये गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक भी मिहिर भोज भी थे। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि प्रतिहार वंश का शासक मिहिर भोज थे। हाँ, वही थे। उसने क्या किया? आदि 12 की उपाधि धारण की, लेकिन इसमें उनका केवल क्या थे? राजा भोज थे, परमार वंश के प्रमुख शासक। उनको जो है बहुत सारे आपने पढ़ा होगा कि कोई कवि कहानी जो है कहा जाता है क्या कि उनको कवि के रूप में या साहित्यिक रचना भी वो बहुत सारे किए थे। लेकिन रीजन क्या था? उनको इसी रीजन से राजा भोज को कवि राज कहा गया। उनको उपाधि दी गई थी कविराज। कभी कभी पूछता है कि कविराज किसको कहा जाता है? तो राजा भोज को ही कहा जाता है, मिहिर भोज को नहीं कहा जाता है। कभी कभी पूछता है कविराज किस वंश से उभर के आए? तो परमार वंश से ही राजा भोज क्या हुए? प्रमुख शासक के रूप में, साहित्य रचना के रूप में उभर के बाहर आए। इसके बाद हुआ क्या? उन्होंने कई यंत्रों, आयुर्वेद बुक और सर्वस्व सारे बुक लिखी और एक और सम्रांगन सूत्रधार जो गणित और विज्ञान के क्षेत्र में, व्याकरण, चिकित्सा के क्षेत्र में आदि में सभी भाषाओं में उसने क्या किया? बुक लिखी। इसीलिए इनको कविराज कहा जाता है, राजा भोज को। अब इसके बाद हुआ क्या कि कला की दृष्टि से परमार वंश ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव व्यू से क्वेश्चन पूछता है कि धारा नगरी कहाँ थे? उनकी परमार वंश की राजधानी थी धारा। धारा नगरी में एक संस्कृत विद्यालय, तो धारा नगरी में एक संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया कौन? राजा भोज। तो ये बात आप ध्यान में रखे रहिएगा कि धारा नगरी में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया किसने? तो राजा भोज। और ये बात बताइए किसके अंतर्गत? तो संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में क्या हुआ? एक सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया कौन? राजा भोज। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के व्यू से बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। आपको जो कोई भी बुक बनाना हो तो आप इस ऑब्जेक्टिव व्यू से इसको बनाइएगा। आपको हमेशा हमेशा हर बुक में लगभग मिलता है। इसके बाद हुआ क्या? भोपाल के नजदीक भोजपुर नामक नगर भी निर्माण कराया कौन? तो राजा भोज ने भोपाल के नजदीक भोजपुर नामक नगर का भी निर्माण कराया और तालाब का भी निर्माण कराया राजा भोज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चालुक्य वंश या सोलंकी वंश। चालुक्य वंश या सोलंकी वंश प्रमुख राजपूत वंशों का एक महत्वपूर्ण वंश है। इसके बारे में देखा जाए चालुक्य वंश या सोलंकी वंश एक ही नाम है। तो चालुक्य वंश हुआ क्या? उनका संस्थापक कौन थे? तो चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम थे। कभी कभी चालुक्य वंश या की जगह नहीं देकर सोलंकी वंश दे देता है और पूछता है सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे। तो आप इससे मिस्टेक ना करिए, ताकि चालुक्य वंश का ही दूसरा नाम सोलंकी वंश है। उनका संस्थापक मूलराज प्रथम है और उसकी राजधानी जो था अनिहिलवाद था। कहाँ था? तो चालुक्य ऐसे क्वेश्चन पूछेगा सोलंकी वंश का राजधानी कहाँ थी? तो अनिहिलवाद था, जो गुजरात के क्षेत्र में पड़ता था। हुआ क्या? चालुक्य वंश गुजरात के क्षेत्र में ही वो जो उनके क्षेत्र के शासन करते थे चालुक्य वंश, उनको सोलंकी वंश भी कहा जाता है। ये आपको दोनों याद रखना होगा। उसके बाद हुआ क्या? भीमवन के समय गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इसका मतलब हुआ कि भीमवन के समय, तो आप ये बात मोहम्मद गजनवी के वीडियो में पढ़े थे कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें ये दिया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1625 ईस्वी में
सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने क्या किया, आक्रमण किया। उस समय उसका शासक, सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है तो गुजरात में पड़ता है, वहां के शासक भीमवन थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, भीमवन थे। तो भीमवन थे, वो जो आक्रमण किया और मोहम्मद गजनवी ने अपने सोमनाथ मंदिर से बहुत सारे आभूषणों को लूटकर अपने घोड़े या ऊंट की सहायता से अपने गौर प्रदेश में अपने गजनवी क्षेत्र में ले गया। कौन, तो गजनवी साहब ने, और वहां पर विजय पाकर वो अपने का के सभी आभूषणों को ले गया। अब यहाँ पर एक होता क्या है, एक इम्पोर्टेंट है, कला के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि जयसिंह सिद्धराज के दरबार में जैन धर्म के आचार्य हेमचंद्र रहते थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि जयसिंह सिद्धराज के दरबार में जैन धर्म के कौन आचार्य रहते थे। तो जयसिंह सिद्धराज के दरबार में जैन धर्म के आचार्य हेमचंद्र रहते थे। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि कौन रहते थे, तो हेमचंद्र रहते थे। इसके बाद आप ये बात बताइए कि जब भीम द्वितीय के समय 1178 में गोरी ने पराजित हो गया, इसका मतलब हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि भीम द्वितीय कि जब गुजरात क्षेत्र पर भीमवन के समय जब गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, तो उस समय सोमनाथ पर जब गजनवी ने आक्रमण किया तो गजनवी की विजय हुई और वहां से बहुत सारे आभूषणों को लेकर लगभग 20 लाख दिनार ऊंट और घोड़े की सहायता से अपने गजनवी क्षेत्र में ले गया। लेकिन भीम द्वितीय, अब यहाँ पर उनका शासक जो थे गुजरात के, वो थे भीम द्वितीय, और वहां पर अब सोचे कि मोहम्मद गोरी ने हम भी यहाँ से बहुत सारे धन को ले जाएं, ताकि मैं भीम द्वितीय के समय 1178 में, क्योंकि दो व्यक्ति अलग थे, भीम वन भीम टू, तो ये पावर ज्यादा इनका था, इस शासक मजबूती इनकी ज्यादा थी और शासन इनका बहुत विख्यात था, जिसके कारण से गोरी ने पराजित हो गया और भीम द्वितीय ने जीत गया गुजरात के क्षेत्र में। इनको ऐसा लगा कि भीमवन जिस प्रकार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करके भीमवन को हरा दिया, ठीक उसी प्रकार इनको भी लगा कि भीम द्वितीय भी, अब इनको गोरी को लगा कि भीम द्वितीय को भी हम हरा कर और वहां से सारे धन को ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनके बहुत सारे शासक और शासन विख्यात थे। अब इसके बाद होता क्या है, भीमवन के समय गजनवी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो भीमवन के समय ही जब वो गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो वहां का सामंत थे बिमल शाह। कौन थे वहां के एक प्रमुख शासक थे, सामंत बिमल शाह। बिमल शाह के एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कब, तो जब भीमवन के समय गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो उसी समय सामंत बिमल शाह ने, उस प्रमुख शासक था, उनकी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी की खुशी में माउंट आबू पर, किस पर्वत, माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया, जो जैन धर्म का था। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, कला की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI है कि भीमवन के समय, तो बोलिए किस प्रमुख शासक के समय, तो भीमवन के समय। उस समय का प्रमुख राजा कौन थे, तो बिमल शाह थे। उनकी पुत्र की प्राप्ति उसी खुशी पर जो है माउंट आबू के दिलवाड़ा क्षेत्र में, माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया। कौन, तो भीमवन ने। किसके राजा के समय, तो बिमल शाह के पुत्र की प्राप्ति के कारण। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है वहां किस धर्म का था लोग, तो जैन धर्म का था। अब उसके बाद आपने पढ़ा होगा दक्षिण भारत का, तो अभी उत्तर भारत पर ही एक और हुआ, जयसिंह सिद्धराज माउंट आबू के अपने पूर्वजों के 7 मूर्तियां बनवाई। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जयसिंह सिद्धराज ने माउंट आबू पर अपने पूर्वजों के 7 मूर्ति की प्रतिमा बनवाई। कौन, तो जयसिंह सिद्धराज ने। किस क्षेत्र पर, तो माउंट आबू के क्षेत्र पर। ये भी आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद हुआ क्या, एक और कला की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश में किया गया, किस वंश से, सोलंकी वंश या चालुक्य वंश। ये भी हो सकता है वहां के राजाओं के शासन काल में हुआ, तो ये क्वेश्चन पूछता है। और माउंट आबू पर जयसिंह सिद्ध द्वारा हुआ था। और ये भी बात है
कि मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश में किया गया और वो माउंट आबू पर किया गया। किसके द्वारा? तो जयसिंह सिद्ध द्वारा। तो आप दो बात यहाँ इंपॉर्टेंट पढ़े कि जयसिंह सिद्ध जो थे, जयसिंह सिद्ध द्वारा जो है अपने पूर्वजों को 7 मूर्ति बनवाई थी माउंट आबू पर। जयसिंह सिद्ध ने हुआ क्या, सूर्य मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश में मोढेरा के कराया था। दूसरा हो गया, उसके बाद जो है ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है थी इस कला की दृष्टि से, ताकि आपको सभी याद हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि सभी आपको फील होता होगा कि कैसे क्या हो रहा है सभी। अब इसके बाद हमको पढ़ना है चौहान वंश और गहरवाल वंश तो पढ़ लिए। चौहान वंश जो वंश है उनको फिर से छोटे से चौहान वंश और एक और वंश है, सभी को 2 इम्पोर्टेंट वंश है, इनके बारे में भी कुछ देख लिया जाए। उसके बाद सभी को हम अच्छी तरह से एक ऑब्जेक्टिव बुक लेकर, ऑब्जेक्टिव के सहारे बुक से हम सभी ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे और इससे लगभग 70 या 80% आपका क्वेश्चन इसी आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है इसी से आपको रहेगा। आप प्लीज आप ऑब्जेक्टिव बुक से जरूर ऑब्जेक्टिव बनाएं। तो आइए इसके बाद चौहान वंश के बारे में भी देखा जाएगा। तो देखिए यहाँ चंदेल वंश और एक चौहान वंश। कौन है? चौहान वंश है। तो चौहान वंश में होता क्या है कि ये भी एक के जो चंद्रवरदाई ने दी कि अग्निकुंड से उत्पत्ति सिद्धांत, उसमें चौथा जो था चौहान वंश था। चौहान वंश का संस्थापक थे वासुदेव या चहमान। चहमान इसलिए कहा जाता था, मुख्य रूप से वासुदेव ही था। चहमान के कारण चौहान वंश पड़ा, लेकिन उनकी राजधानी थी चौहान वंश का अहिंद क्षेत्र, लेकिन बाद में अजमेर हो गया। तो बात हुआ क्या कि विग्रह राज के राज कवि, ये भी क्वेश्चन पूछता है, विग्रह राज के राज कवि सोमदेव। कौन? सोमदेव ने ललित विग्रह राज का नाटक की रचना की। तो ललित ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि ललित विग्रह राज की नाटक की रचना किस कवि ने? तो राज कवि सोमदेव ने की। किसमें? तो विग्रह राज एक क्या है? कविता है, उसमें एक ही थी। लेकिन वो होता क्या है कि पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, चौहान वंश का। तो पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। और तो होता क्या है कि पृथ्वीराज तृतीय ने पर जब मोहम्मद गोरी ने पहली बार 1191 में संघर्ष किया तो पृथ्वीराज चौहान उस समय पराजित हो गया, जीत गया और मोहम्मद गोरी ने हार गया 1191 में। तो इसको प्रथम तराइन युद्ध कहते हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान या तृतीय का ये एक ही नाम है और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई 1191 में प्रथम तराइन युद्ध। लेकिन दूसरी जब पृथ्वीराज चौहान या तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच जब 1 साल बाद 1192 में हुई तो उस समय पृथ्वीराज तृतीय असफल रहा, लेकिन मोहम्मद गोरी ने विजयी पड़ गया, संघर्ष से विजयी हो गया, यानी वहां पर जीत गई। तो हो गया क्या कि पृथ्वीराज तृतीय का वो अंश, पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था, ये भी याद रखना है। होता क्या है, चंद्रवरदाई ने एक पुस्तक लिखी, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। तो कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है कि पूछता है कि चंद्रवरदाई ने किसकी रचना की है, तब पृथ्वीराज रासो। और चंद्रवरदाई ने ये भी बात बताई थी कि अग्निकुंड से उत्पत्ति सिद्धांत, जिसमें अग्निकुंड यानी विशिष्ट ऋषि को दुश्मनों ने जब उस पर क्या किया था, वार किया था, तो ऋषि मुनि ने माउंट आबू के क्षेत्र पर जाकर एक यज्ञ की और यज्ञ से 4 उत्पत्ति हुए। एक चौहान, एक होते हैं चालुक्य, एक होते हैं परमार वंश, एक होते हैं प्रतिहार वंश। तो इस सभी वंश का 4 वंश का निर्माण हुआ अग्निकुंड से। लेकिन बात हुआ क्या, एक जयनायक थे जो पृथ्वीराज विजय की रचना की। तो जयनायक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। तो इस तरह चौहान वंश के सभी टॉपिक पॉइंट को हमने देख लिया। इसमें हुआ क्या, सबसे मुख्य इंपोर्टेंट पृथ्वीराज तृतीय है, लेकिन होता है मेन रीजन ये जानिए कि पृथ्वीराज तृतीय और यहाँ पर था चौहान वंश। तो देखिए पृथ्वीराज तृतीय ने चौहान वंश यानी अजमेर पर था, क्या था, अजमेर पर चौहान वंश था।
लेकिन हुआ क्या, साथ साथ दिल्ली में भी था। देखिए छोटी सी स्त्री है कि चौहान वंश का क्षेत्र कहाँ कहाँ था, तो अजमेर के साथ साथ दिल्ली पर भी था। लेकिन रीजन क्या था, इसके मेन मुख्य पॉइंट है कि दिल्ली के शासक थे आनंदपाल। उनकी पुत्री से चौहान वंश के पिता का शादी हुआ, अर्थात कह सकते हैं चौहान वंश के ननिहाल यानी मामा लगते थे आनंदपाल। आनंदपाल के पुत्री निसंतान थे, उनकी पुत्री नहीं थी, तो इसे पुत्र नहीं थे, पुत्री तो थी। तो चौहान वंश का पिता से उनका विवाह हुआ और इस रीजन से उनके बीचों में संघर्ष मतभेद होने लगा। इसी रीजन से अजमेर के साथ साथ दिल्ली पर भी चौहान वंश का क्षेत्र था। और ये भी आप सुनेंगे कि पहले जो है, अभी तो है लेकिन चौहान वंश से पहले तोमर वंश की, दिल्ली को तोमर वंश ने स्थापना की। उस समय उनका शासक भी आनंदपाल ही थे। तो हो गया ये क्या है, चौहान वंश के मुख्य इंपोर्टेंट बातों को हमने जान गया। अब पढ़ेंगे चंदेल वंश। चंदेल वंश ये राजपूत वंश का एक मुख्य वंश है। इनके संस्थापक नानुक थे। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि चंदेल वंश का संस्थापक नानुक थे। और बुंदेलखंड जो है इनका सीमा क्षेत्र था। तो सीमा क्षेत्र खुजराहो में ही शासन करते थे। कौन, तो चंदेल वंश के शासन ने बुंदेलखंड की सीमा क्षेत्र थे जो खुजराहो में उसने क्या किया, शासन करता था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, खुजराहो का विष्णु मंदिर। तो ये भी होता है खुजराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण कौन शासक किया, तो चंदेल वंश ने किया। और खुजराहो में विष्णु मंदिर यानी खुजराहो में कौन सा धर्म से संबंधित है, तो विष्णु धर्म से संबंधित है। मुख्य पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हुआ क्या कि खुजराहो का विष्णु मंदिर, खुजराहो में जब शासन चल रहा था उस समय एक चंदेल वंश का एक प्रमुख भी शासक था, राजा थाग। राजा थाग जो थे वो जल समाधि प्रयाग में, वो क्या हुआ, जल समाधि प्रयाग में अपनी आत्महत्या कर ली। कौन, राजा थाग। उसके बाद चंदेल वंश के प्रमुख शासक के रूप में परमदीव देव ने भी एक प्रमुख शासक थे। परमदीव देव किनका, तो चंदेल वंश का। तो हुआ क्या, चंदेल वंश परमदीव देव के जो है शासक थे परमदीव देव। और 1182 के खिलाफ एक किसके साथ, तो पृथ्वीराज तृतीय के साथ युद्ध हुआ, जिसमें परमदीव देव के 2 सेनापति अल्लाह और उद्दल दो इनका सहयोग किए। तो उसी समय से अल्लाह और उदल के नाम जो है विख्यात हुआ। और किनके सेनापति थे, तो परमदीव देव के। परमदीव देव किस वंश के शासक थे, तो चंदेल वंश के। कब उनका युद्ध लड़ा गया, तो 1182 में। किनके बीच लड़ा गया, तो परमदीव देव और पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय कहिए। लेकिन अब परमदीव देव के 2 जो सेनापति थे अल्लाह उदल काफी सहयोग किए परमदीव देव और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जब संघर्ष हुआ तो परमदीव देव के सहयोग बहुत ज्यादा किए उनके सेनापति, लेकिन इसमें असफल रहे परमदीव देव के शासक और पृथ्वीराज चौहान वहां संघर्ष से विजय पाई। इस प्रकार चंदेल वंश की समाप्त हो गई। तो हम राजपूत के सभी प्रमुख वंश के बारे में जान लिए और सभी को अब अपने किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे और सभी क्वेश्चन आपको 1 या 2 पढ़ेगा या 70 से 80% आपका जो है इससे जितने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद और 1-2 बढ़ेगा जो आप जो विस्तृत से बुक पढ़िएगा एनसीईआरटी को तो आपको अच्छी से जानकारी होगी। चलते हैं, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।